हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर साइंस डिस्कस करने वाले हैं। टर्म 1 का ये पेपर है और 21-22 सेशन के लिए। इसके लिए आपको सीबीएसई ने 90 मिनट्स का टाइम अलॉट किया है। जब आपको सीबीएसई का पेपर आएगा टर्म 1 का 90 मिनट्स मिलेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। साइंस के क्वेश्चन पेपर में आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में बच्चों 24 क्वेश्चन आएंगे, बट आपको कोई 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस होंगे, बट आपको कोई 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। एंड सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे, बट आपको इसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो इस तरीके से आपको जो टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो हैं 50 एंड द ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होंगे, 1 मार्क ईच एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप गलत करते हैं तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा। जितने ठीक रिस्पॉन्सेज होंगे आपको उन्हीं के मार्क्स दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम सेक्शन ए से। सेक्शन ए में बच्चों 24 क्वेश्चंस हैं और आपको कोई 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसमें से। एंड द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस वुड बी एवेल्यूएटेड। जो आप पहले 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उन्हीं को मार्किंग किया जाएगा, उन्हीं के मार्क्स दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया गया। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी से क्वेश्चन है चैप्टर 1 में। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, वो क्या ऑब्जर्व करेगी? हमने पता है ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। सो ऑप्शन बी, लेड आयोडाइड फॉर्म होगा जो कि येलो कलर का सब्सटेंस होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये भी आपकी एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी चैप्टर 2 से। यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया है। Zn प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड है। सो क्या फॉर्म होगा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है, ZnSO4 फॉर्म होगा और गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। एंड इट गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हमें पता है हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। सो कौन सी गैस हुई? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। मेटल जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है और गैस फॉर्म होती है। सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से 2 कॉम्बिनेशन ठीक हैं? क्या कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा? कॉपर प्लस HCl अगर हम रिएक्ट कराएं, नहीं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा HCl से। सो यहाँ तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी। ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। 2, आयरन एंड गैस इज इवॉल्व्ड। येस, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन HCl, सो वो H को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। थर्ड, मैग्नीशियम एंड नो गैस इज इवॉल्व्ड। रॉन्ग, गैस इज इवॉल्व्ड बिकॉज मैग्नीशियम इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन, जिंक एंड गैस इज इवॉल्व्ड। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो आप देख रहे हैं ऑप्शन 2 एंड 4 इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, 2 एंड 4। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन एक करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पर सेम होंगे वो रिएक्शन बैलेंस होगी। सो हमें ऑप्शन बी में ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है, यहाँ पर 4 to the 8 H8 है, यहाँ पर भी 4 to the 8 H8 है एंड O4 है और यहाँ पर भी O4 है। सो ऑप्शन बी इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और एल्कली रिएक्ट होते हैं, एल्कली ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, एसिड प्लस एल्कली गिव सॉल्ट प्लस वाटर। Then pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali. Alkali आपका A स्टेज पर है 14, क्योंकि हाईली बेसिक नेचर है इसका। सो जब हम इसमें excess of acid ऐड करेंगे तो सॉल्ट तो फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एल्कली और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा।
लेकिन pH डाउन आ जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ, वो लेटर बताइए जो उस एरिया को ग्राफ को बता रहा है वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। लेकिन एसिड कौन सी स्टेज में मिलेगा हमें, हम देख रहे हैं pH जब 7 से लेस होगा। सो आप कौन से लेटर से देख रहे हैं, ABC तो तीनों 7 से ऊपर हैं। डी एरिया ऐसा है जहाँ एसिड भी है और सॉल्ट भी प्रेजेंट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है। कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और फेरस सल्फेट बन जाता है। विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। इस टेबल में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज को भी बता रहा हो और रिड्यूसिंग एजेंट भी ठीक बता रहा हो इस रिएक्शन के लिए। सो हमें पता है कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करते हैं, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज ही करता है। सो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है और आयरन ही यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं कॉपर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। बैलेंस करें तो इस तरीके से होगा। सो ये किस टाइप की रिएक्शन दिख रही है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज दो रिएक्टेंट हैं और ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कौन सा पेरेंट एसिड है, ये किस एसिड से फॉर्म हुआ है और इसमें पेरेंट बेस कौन सा था। सो आप ध्यान दें तो आप इसके एनाइनिक पार्ट से पहचान पा रहे हैं, कार्बोनेट CO3। सो कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड, एंड बेस आगे से फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो पेरेंट बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9th, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड। जब हम एक कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी मिक्स करते हैं, जो हीट जनरेट होती है, तो उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बाय एडिंग एसिड टू द वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। हम एसिड को पानी में मिलाएंगे और उसे लगातार हिलाते रहेंगे। ध्यान रखना है, हमने पानी एसिड में नहीं मिलाना, एसिड को पानी में मिलाना है, यानी पानी पहले लेना है एंड देन उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डालना है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन 10th, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, कौन सी लॉ वेरीफाई होती है। ऑप्शन सी, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज जो रिएक्टेंट का मास होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। जो एलिमेंट का नंबर रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 11, आपको ये स्टडी करना है डायग्राम केयरफुली ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसमें लेबलिंग है ABCD, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द मेन फंक्शन फॉर करेक्टरिस्टिक्स। आपको सही ऑप्शन बताना है कि उस पार्ट का क्या सही फंक्शन है। सो अगर हम देखें ऑप्शन सी, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होते हैं बच्चों, लंग्स में होते हैं और किस लिए इंपॉर्टेंट है, दे एक्सचेंज गैसेज। जो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड में वो यहीं से होता है। सो आंसर नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन A, B एंड C। A फर्स्ट, B सेकेंड एंड C इज थर्ड। सो आपको बताना है कि यहाँ पर इन लोकेशंस पे कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो A, माउथ में हमारा कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। B, स्टमक में पेप्सिन एंड 3 आप पेनक्रियास की एंडिंग पर ट्रिप्सिन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। जो लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है, किस पर डिपेंड होती हैं, वाटर कंटेंट पर। जो गार्ड सेल में कंटेंट होता है वाटर का, उस पर अगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये स्वेलअप कर जाएंगे, अगर कंटेंट कम हुआ, वाटर लूज हुआ, तो ये श्रिंक कर जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स। क्वेश्चन 14,
ये फिगर आपको दिखाई गई है गिवन बिलो शोज अ स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। ये ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस की डायग्राम है विद लेबलिंग है इस पे 1 to 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग विद इट्स फंक्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपको जो ABCD लिखा हुआ है नीचे। सो आप अगर ध्यान दें तो ऑप्शन डी वेना कावा, ये वाली वेन जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, ये क्या करती है, ये ब्लड को फ्रॉम बॉडी पार्ट से लेकर राइट ऑरिकल तक जाती है हार्ट में। तो कलेक्ट करती है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड पुट इट इनटू राइट ऑरिकल ब्लड को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। इस दिए हुए हार्ट के डायग्राम में आपको ठीक फेज ऑफ सर्कुलेशन को आइडेंटिफाई करना है। और जो आप एरो देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स दिखाए गए हैं कि चैम्बर्स सिकुड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज ब्लड इज़ ट्रांसफर्ड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ब्लड जो है वो लंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय राइट वेंट्रिकल एंड इज पम्प्ड इनटू द वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। और साथ में ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में साइमल्टेनियसली पंप भी करता है। सो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये डायग्राम ऑब्जर्व करना है। आपको पता है ना इन पार्ट्स के क्या नेम है, 1 2 3 4 एंड देन मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड द कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को आपने फंक्शन को पार्ट वाइज मैच करना है। सो आप आइडेंटिफाई करिए कि फर्स्ट क्या पार्ट है। फर्स्ट है बच्चों माउथ, और माउथ में क्या होता है, फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का ऑप्शन होगा बच्चों बी, यानी कि इनिशियल फेज ऑफ स्टार्ट डाइजेशन। माउथ में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, इनिशियल डाइजेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट इज बी। एंड सेकंड आपका है बच्चों पेनक्रियास। सेकंड का आंसर पेनक्रियास। सो सेकंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। यहाँ पे लाइपेज सिक्रीट होता है और उसका क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस उसका मीडियम एल्कलाइन बना के एंजाइम एक्शंस को एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। थर्ड इज डी, दिस इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स की। तो थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ ए। द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है और कार्निवोर्स में छोटी होती है। सो फोर्थ इज ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ का हुआ ए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17th question, which of the following mirror is used by dentist to examine a small cavity in a patient's teeth? दांत में कैविटी को देखने के लिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है? ऐसा मिरर जिसमें बड़ी इमेज दिखे, सो वो होता है हमारा कनकेव मिरर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कनकेव मिरर डेंटिस्ट मिरर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस? कौन सा सही डायग्राम है जिसमें इमेज भी ठीक से फॉर्म हुई है ऑन स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस? कन्वर्जिंग लेंस हम कन्वेक्स लेंस को कहते हैं क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर मिला देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पर रेज जो हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, अनडेविएटेड जा रही है, और जब मिडल ऑफ द लेंस से पास है तो वो फोकस से होकर पैरेलल आ रही है, तो फोकस से होकर जा रही है। एंड फोकस इज़ एफ, फोकल लेंथ से जो शो हुआ है, और दोनों रेस कन्वर्ज हुई, मीट हुई एक पॉइंट पे, और स्क्रीन पे इस पॉइंट पे इमेज भी फॉर्म हो रही है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 18। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट? कौन सा कॉम्बिनेशन आपको ये बताता है कि जब इस पर एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाली जाए तो वो रेस को पैरेलल कर देता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लाइट सोर्स फ्रॉम कनकेव मिरर के सामने अगर पॉइंट सोर्स रखा जाता है, जैसे कि फोकस पे रखा हुआ है, यहाँ से पॉइंट सोर्स से रेज आ रही हैं, मिरर पे फॉल हुई, तो ये पैरेलल होके जा रही हैं बिकॉज फोकस से आती हैं तो पैरेलल चली जाती हैं मिरर के। सो कनकेव मिरर ऐसा करता है, और कन्वेक्स लेंस भी ऐसा करता है कि जब इसके फोकस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स रखा हो, सो इससे रेज भी पैरेलल ही निकलती हैं बाहर की ओर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन ए टिक करेंगे। कनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब उन पर लाइट पॉइंट सोर्स से डाली जाती है।
क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर दीज इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए हुए हैं, ग्लास का 1.52, एयर 1.003, वाटर 1.33। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मटेरियल्स, यानी ग्लास, एयर और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हुए आपको इन्हें अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है थ्रू देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग आप इन्हें 3 मीडियम्स को अरेंज करना है। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बिकॉज जितना ऑप्टिकली डेंस मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ग्लास सबसे ज़्यादा डेंस है, तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में सबसे कम होगी, देन उससे ज़्यादा वाटर में होगी, और सबसे ज़्यादा जो होगी स्पीड ऑफ लाइट एयर में होगी। सो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, and then least is the speed of light in glass, because glass is highly dense in from air and water. Question number 21, if a beam of red light and a beam of violet light, एक प्रिज्म है, उस पर अगर हम एक रेड लाइट और वायलेट लाइट की बीम को इंसिडेंट कराएं एट द सेम एंगल, यानी कि पॉइंट पर एंगल सेम होना चाहिए इंसिडेंस, ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम, ये बाहर एयर है और अंदर ग्लास का प्रिज्म होता है, and produces angles of refraction R and V respectively, which of the following is correct, यानी कि रेड के लिए R एंगल एंड वायलेट के लिए V एंगल। सो कौन सा एंगल ज़्यादा होगा या दोनों इक्वल होंगे? आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में देख रहे हैं अगर हम रेड लाइट और वायलेट लाइट को इंसिडेंट कराएं इंक्लाइन सरफेस ऑफ प्रिज्म पर एक ही पॉइंट पर सेम एंगल से, सो जो रेड है वो लीस्ट डेविएट होता है, बिकॉज इसकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, ये डेविएशन बहुत कम शो करता है। और वायलेट जो इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, शॉर्ट होती है, सो ये हाईली डेविएट होता है फ्रॉम प्रिज्म। सो एंगल किसका ज़्यादा होगा डेविएशन का? एंगल ऑफ डेविएशन या रिफ्रैक्शन हम यहाँ से मेज़र करते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल ये नॉर्मल से, सो आर का तो छोटा होगा और जो वी का होगा, वायलेट का होगा, वो बड़ा होगा। सो ऑप्शन डी, जहाँ पर हमें बताया गया है कि आर जो रेड लाइट का जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो वायलेट से कम है, सो आर इज़ लेस देन वी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपको एक कन्केव मिरर दिया हुआ है। कन्केव मिरर की इनसाइड जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो इसकी बैक साइड है ये आपकी रफ सरफेस होती है। सो आपको इस डायग्राम को देखते हुए बताना है, एग्जामिन द अबव फिगर, इसे ध्यान से देखना है, एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इन जो फिगर में दिया है ग्राफ की तरीके से इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। सो आप मेज़र कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर पोल दिखाया है, फोकस दिखाया है और सेंटर ऑफ कर्वेचर शो किया है। सो चारों ऑप्शन में आप फोकल लेंथ की बात देख रहे हैं। सो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी कनकेव मिरर की? हम इस तरफ मेज़र करते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स। 3 बॉक्स 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, सो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। और ये लेफ़्ट साइड पर है, ओरिजिन के पोल से लेफ़्ट साइड पर है, सो इट इज़ नेगेटिव इन नेचर। सो क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन देखिए, जहाँ मिरर का फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर है। आपको बी में ही दिख रहा है क्योंकि -6 तो होगा नहीं, -3 करेक्ट आंसर है फोकल लेंथ के लिए, बट ऐसा हमें 2 में दिख रहा है, नीचे भी -3 है। आगे पढ़ते हैं, जहाँ मैग्नीफिकेशन की बात की है। मैग्नीफिकेशन होती है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगी क्योंकि खड़ा हुआ है, अपराइट है, और हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो नीचे की तरफ बनेगा। एट सी है, सो सी पे ही फॉर्म होगी और सेम साइज़ की फॉर्म होगी, इसीलिए 1 का मैग्नीफिकेशन आएगा, बट नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड होगा, सो -1 मैग्नीफिकेशन होगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास हम एक रे को इंसिडेंट करा रहे हैं एट द पॉइंट O, इस पॉइंट पर, ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आप अगर ध्यान दें तो सर्कल में इंसिडेंट पॉइंट नॉर्मल के से मेज़र करते हैं, और इसकी नॉर्मल भी यही रेडियस के अलॉन्ग ही आएगी। सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर सेम लाइन पर हों, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 डिग्री। सो आंसर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, बिकॉज नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों ही सेम है इस केस में, सो 0 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, अ प्रिज्म ABC विद BC एज अ बेस
एक प्रिज्म है ABC जिसका बेस है BC, इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, 4 अलग तरीके से रखा हुआ है, एंड अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। एक ब्लू कलर से जो आप ये एरो देख रहे हैं ये इंसिडेंट लाइट का है, वाइट लाइट फॉल कराई इस पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, किस डायग्राम में आफ्टर डिस्पर्जन यानी कि जब स्कैटरिंग हो जाएगी वाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाएगी, द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। कलर ऑफ द स्काई होता है ब्लू। ऐसा किस डायग्राम में होगा कि ऊपर से तीसरा कलर ब्लू होगा? सो आप देखिए इस पिक्चर को, अगर हम सीधा रखें प्रिज्म को जैसा कि फर्स्ट केस में ही शो किया हुआ है तो लाइट इस तरीके से टूटेगी, वाइट लाइट यहाँ से आएगी और 7 कलर इस तरीके से फॉर्म होंगे, लेकिन ऊपर से तीसरा कलर तो येलो हो गया, तो ये तो सही पोजीशन नहीं हुई। तो अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन बी को, सो वहाँ अपराइट डाउन रखा हुआ है प्रिज्म, नीचे की तरफ ए एंगल है। सो यहाँ पर जब वाइट लाइट फॉल कराई जाएगी सो इस तरीके से कलर्स आएंगे, और आप देख रहे हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर आया है, ऊपर से 3rd नंबर पे है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट पोजीशन कि जहाँ हमें ब्लू कलर ऊपर से तीसरा मिलेगा। इस केस में ऐसा देखेंगे कि जब स्कैटरिंग होगी, डिस्पर्जन होगा लाइट का, सो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ओरिएंटेशन फॉर द स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई। इसी में टूटेंगे, बाकी सब में इसमें भी नीचे की तरफ आएंगे और इसमें भी इस तरफ आएंगे। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का हमारा सेक्शन ए। जल्दी ही हम सेक्शन बी और सी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।